नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। राशन कार्ड न्यू अपडेट, हरियाणा में इन लोगों के काटे जाएंगे राशन कार्ड, जानिए पूरी अपडेट। गुरुग्राम में आई स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर भर्ती, लास्ट डेट नजदीक। हरियाणा में ग्रुप डी के तबादलों को लेकर सीएम का बड़ा बयान, तबादलों को लेकर आया ये बयान सामने। हरियाणा में जल्द हो सकती है शहरी निकाय चुनाव की घोषणा, 34 स्थानीय निकायों में होंगे चुनाव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली बठिंडा के बीच आवागमन करने वाली 11 ट्रेनें 7 से लेकर 16 जनवरी तक रद्द, 15 के रूट रहेंगे डाइवर्ट। कोरोना जैसे चीनी वायरस के भारत में 6 केस मिले, कर्नाटक तमिलनाडु में 2-2 और बंगाल गुजरात में 1-1 बच्चा संक्रमित मिला, उम्र 3 से 8 महीने। सरकारी नौकरी अपडेट, एसबीआई में 13,735 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख। ग्रेजुएट्स कैंडिडेट sbi.co.in पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत पर मोहर लगी, कमला हैरिस ने जीत का ऐलान किया, 13 दिन बाद शपथ लेंगे ट्रंप। कनाडा के पीएम ट्रूडो का इस्तीफा, पार्टी नेता का भी पद छोड़ा, पार्टी सांसदों की तरफ से पद छोड़ने का था दबाव। और दिसंबर महीने में घरेलू वेज थाली की कीमत 6% बढ़ी, आलू और टमाटर के दाम बढ़ने का असर साफ दिखाई दिया। नॉनवेज थाली सालाना आधार पर 12% हुई महंगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सुबह से मौसम करवट लेता हुआ नजर आया। प्रदेश के सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल, यमुनानगर और नारनौल में बिजली चमकने के साथ ही बरसात देखी गई। सुबह 5:30 बजे मौसम खराब होना शुरू हुआ, जो कि 6 बजे हल्की बूंदाबांदी में तब्दील हो गया और 6:30 बजे तक तेज बरसात भी शुरू हो गई। जींद, महेंद्रगढ़ समेत कई इलाकों में अल सुबह धुंध छाई रही। विभाग द्वारा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में मध्यम दर्जे की बरसात होने का अनुमान जताया, जबकि बाकी जिलों में हल्की बरसात की संभावना व्यक्त की गई। वर्तमान में प्रदेश में धुंध और कोहरा छा रहा है और पहाड़ों से 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे कि दिन के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में लगातार गिरावट देखी जाएगी। 10 जनवरी के बाद मौसम फिर से करवट लेगा और एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बरसात के आसार भी बन सकते हैं। हरियाणा पुलिस विभाग गुरुग्राम की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती होने जा रही है। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 1 साल के लिए की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए एक्स सर्विसमैन या HISF बटालियन एम्प्लॉय उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी 2025 रहेगी। दिनांक 8/1/2025 से लेकर 9/1/2025 तक कार्यालय पुलिस आयुक्त गुरुग्राम निकट राजीव चौक में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार अपने साथ सभी दस्तावेजों की मूल प्रति भी साथ लेकर जाएं। हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों की शक्ति मंत्रियों की देने की चर्चाओं पर सीएम नायब सिंह सैनी ने विराम लगा दिया है। हरियाणा में कर्मचारियों के ट्रांसफर का हक मांगने वाले मंत्रियों को सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा झटका दिया है। सीएम ने कहा है कि हमारे तो सारे ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, उसमें कैसे किसी को पावर देंगे। अगर किसी को ट्रांसफर कराना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। फिर भी यदि किसी को दिक्कत है तो डीसी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, वहाँ पर कर्मचारी अपने ट्रांसफर की अर्जी दे सकता है, जहाँ उसकी समस्या दूर की जाएगी। बता देंगे ग्रुप बी तक के ट्रांसफर की पावर को लेकर मंत्री सीएम सैनी से मिले थे। उस वक्त भी सीएम ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। अब सीएम ने पल्ला झाड़ लिया है। प्रदेश सरकार में 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री इस समय हैं। राज्य में मंत्रियों को ट्रांसफर के मामले में कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। राशन कार्ड गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके जरिए कई लोगों को सरकारी राशन डिपो से सस्ता और मुफ्त राशन मिलता है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज भी है, लेकिन अब हरियाणा में कई परिवारों के राशन कार्ड काट दिए जाएंगे, जिसके बाद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो राशन कार्ड धारकों की टेंशन बढ़ा सकती है। दरअसल हरियाणा सरकार जल्द ही कई लोगों के BPL राशन कार्ड काटने की तैयारी में है। सरकार ने यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए उठाया है जिनका बिजली बिल हर महीने 20,000 रुपए से ज्यादा आता है। जो बिजली का बिल साल में 20,000 रुपए से ज्यादा भरता है, ऐसे उपभोक्ताओं के राशन कार्ड खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हटा दिए जाएंगे। इस पर अधिकारियों का कहना है कि राशन कार्ड की जांच की जाएगी और नियमों का पालन किया जाएगा। इससे BPL राशन कार्ड वालों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि यह बात स्पष्ट नहीं है कि पात्रता पूरी न करने वाले राशन कार्ड धारकों के कार्ड कब से कटने शुरू हो जाएंगे।
हरियाणा में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सूबे के नायब सैनी सरकार में कृषि एवं कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने केंद्रीय प्री बजट के लिए हुई बैठक में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रभावशाली और क्रांतिकारी सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवानी होंगी ताकि वे कृषि में न केवल समृद्धि ला सके बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी कारगर साबित हो सके। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि गन्ने की फसल को बढ़ावा देने के लिए किसानों को गन्ना बोने और काटने के लिए आधुनिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, जिससे कि किसानों को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और साथ ही समय तथा लागत दोनों की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को यदि आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं तो धान की जगह पर गन्ने की खेती बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। गन्ने की खेती से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही गन्ने की खेती जलवायु के अनुकूल है और कम पानी में भी अच्छा उत्पादन मिलता है। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र जहाँ सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वहाँ गन्ने की खेती एक लाभकारी विकल्प साबित हो सकती है। यह कदम किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। पारंपरिक खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती की ओर रुख करना होगा, तभी किसान अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। हरियाणा में अब कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली और पद यात्राएं करेगी। दो धड़ों में बटी नजर आ रही पार्टी ये रैलियां 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी ब्लॉक अथवा विधानसभा स्तर पर आयोजित करने जा रही है। इन रैलियों व पद यात्राओं के आयोजन का कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की तरफ से जारी किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट हुड्डा खेमे के साथ इन रैलियों या फिर पद यात्राओं में शामिल नहीं होगा। वह अलग से अपने कार्यक्रम की घोषणा कर सकते हैं। रैलियों और पद यात्राओं के लिए पार्टी अध्यक्ष उदयभान द्वारा प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, विधायकों व सांसदों के नाम पत्र लिखा गया है। औपचारिक तौर पर शुक्रवार से यह अभियान शुरू हो चुका है और 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में इसका समापन होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र के मोदी सरकार देश भर में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में हरियाणा के सोनीपत और गोहाना रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों को बहुत जल्द आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। दोनों स्टेशनों पर भवन निर्माण कार्य लगभग 80% तक पूरा हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सोनीपत रेलवे स्टेशन पर लगभग 29 करोड़ और गोहाना स्टेशन पर 15 करोड़ रुपए की लागत राशि से काम हो रहा है। दोनों स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आधुनिकता के हिसाब से सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। दोनों स्टेशनों पर निर्माण कार्य इसी साल मार्च महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सोनीपत स्टेशन पर 600 वर्ग मीटर में बनने वाले एक मंजिला भवन के एक साथ कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। रेल यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, सुविधाजनक बुकिंग कार्यालय, फूड प्लाजा, व्यवसायिक केंद्र, कोच गाइडेंस सिस्टम, दिव्यांग लोगों के लिए सुविधाएं, प्रवेश द्वार पर रैंप, शौचालय, जल बूथ व आधुनिक शेड की सुविधा होगी। सभी प्लेटफॉर्म पर शौचालय सीढ़ियां लगाने के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 पर लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। वहीं गोहाना स्टेशन पर सुविधाओं का जिक्र करें तो यहाँ 2 लिफ्ट, आधुनिक शेड, ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाने के साथ एक और फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। पार्किंग विस्तार के साथ साथ स्टेशन परिसर में पौधे लगवाकर सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही सुविधाजनक बुकिंग कार्यालय और वेटिंग रूम भी बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 पर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इन आधुनिक सुविधाओं के उपलब्ध होने से दोनों स्टेशनों पर आवाजाही करने वाले हजारों रेल यात्रियों को इससे बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी सोमवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिली। मुलाकात के बाद कमेटी के चेयरमैन पूर्व जस्टिस नवाब सिंह ने कहा कि हमने डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा लेने के लिए निवेदन किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द ठीक हो। वह जब भी चाहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। वही केंद्र से सीधा बातचीत कराने के लिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। शनिवार को महापंचायत में 9 मिनट के संबोधन के बाद डल्लेवाल को चक्कर और उल्टियां होने लगी। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया, जिसके बाद सेहत विभाग ने एक टीम को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं उल्टियां होने की वजह से डल्लेवाल ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया है। उनकी सेहत काफी कमजोर हो गई है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के कानून को लेकर 13 फरवरी 2024 से शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन पर बैठे हैं। हरियाणा में लाल डोरे के अंदर जमीनों के मालिकाना हक को लेकर सरकार की तरफ से सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब फरीदाबाद नगर निगम ने गांव के लोगों को लाल डोरे की उनकी जमीन का मालिकाना हक देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए निगम की टीम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रही है। गांव के नंबरदार की रिपोर्ट पर लाल डोरे की जमीन पर बसे लोगों के मकान की रजिस्ट्री 1 रुपए में करवाई जाएगी। निगम की ओर से इनको मालिकाना सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना के तहत मार्च तक इन लोगों को निगम की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टरेट पर इनकी रजिस्ट्री हो सकेगी।
गाँव के लालडोरे में बसे लोगों के पास अभी तक सिर्फ घरों पर कब्जे हैं। उनके पास अपने घर, दुकान के मालिकाना हक का कोई भी दस्तावेज नहीं है। नगर निगम से मालिकाना हक लेने के लिए 10 वर्ष से घर, प्लाट या फिर दुकान पर कब्जे का प्रमाण देना होगा। प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, घरेलू गैस की कॉपी और भी कोई दस्तावेज हो सकता है, जिससे कि साबित हो सके कि आवेदक अपनी जमीन पर लगभग 10 वर्ष से कब्जाधारी है। जिसके बाद नगर निगम की कमेटी इसका सत्यापन करेगी। सत्यापन करने वालों में गाँव के लोग भी शामिल होंगे। पार्षद, नंबरदार, जेई से भी सत्यापन किया जाएगा। पूरी पड़ताल करने के बाद विभाग द्वारा मालिकाना हक का सर्टिफिकेट मिलेगा। जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद गिरवी रखकर बैंक लोन भी आसानी से मिल सकेगा। साथ ही जमीन की खरीद बिक्री भी आसानी से हो पाएगी। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों का प्रकाशन होने के बाद राज्य में चुनाव आयुक्त धनपत सिंह किसी भी समय चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकते हैं। राज्य में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह राज्य में चुनाव की घोषणा हो सकती है। राज्य सरकार की ओर से सभी शहरी निकायों में मेयर और अध्यक्षों के साथ वार्डों के आरक्षण की घोषणा भी की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग को 4 फरवरी से पहले प्रथम चरण का चुनाव कराना था, लेकिन मतदाता सूचियों के प्रकाशन में देरी के चलते चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में कुछ समय और मांगा गया है। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद भी अभी तक यह चुनाव नहीं हुए हैं। इसी तरह सोनीपत और अंबाला के मेयर विधानसभा के लिए भी निर्वाचित होने के कारण दोनों नगर निगमों के मेयर का पद खाली है। पहले चरण में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत नगर निगम के चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश में कुल 34 स्थानीय निकायों में चुनाव होने हैं। 24 निकायों में चुनाव प्रथम चरण में करवाए जाएंगे। प्रदेश में कुल मिलाकर 11 नगर निगम है, जिनमें फरीदाबाद नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2022 तो वहीं गुरुग्राम नगर निगम का कार्यकाल नवंबर 2022 में समाप्त हो चुका है, जबकि करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर और हिसार नगर निगम का कार्यकाल इसी साल जनवरी में खत्म हो गया है। दिल्ली बठिंडा के बीच आवागमन करने वाली 11 ट्रेनें आज से 16 जनवरी तक रद्द कर दी गई हैं। वहीं 3 ट्रेनें बीच रास्ते में ही आवागमन करेंगी और 15 रूटों पर ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 16 जनवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चलेगा, जिसके चलते रेलवे ने ट्रेन रद्द और डाइवर्ट करने का फैसला लिया है। फिलहाल स्कूर बस्ती रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुके हैं। अब वहाँ कांटे और सिग्नल लगाने का कार्य चल रहा है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते सरबद्दा भला, जींद दिल्ली, दिल्ली से जाखल, नई दिल्ली से जींद, जाखल से दिल्ली पैसेंजर ट्रेन 7 यानी आज से 16 जनवरी तक रद्द रहने वाली है। इसके अलावा जींद से नई दिल्ली, दिल्ली से नरवाना और दिल्ली से जींद पैसेंजर ट्रेन को 14 से 16 जनवरी तक रद्द रखा जाएगा। वहीं श्री गंगानगर दिल्ली सुपरफास्ट को 5 से 16 जनवरी तक दिल्ली नहीं भेजा जाएगा। ये ट्रेन रोहतक स्टेशन से ही वापस लौटेगी। वहीं श्री वैष्णो देवी कटरा 6 से लेकर 13 जनवरी तक जींद, गोहाना, सोनीपत होते हुए नई दिल्ली जाएगी। बठिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस 7, 9, 10, 14 और 16 जनवरी को जींद से गोहाना, सोनीपत होते हुए दिल्ली जाएगी। नांदेड़ अमृतसर सुपरफास्ट 9 और 13 जनवरी को नई दिल्ली से पानीपत होते हुए जींद पहुंचेगी। जींद रेलवे स्टेशन अधीक्षक JS कुंडू ने बताया कि आगामी 16 जनवरी तक स्कूर बस्ती स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होना है, जिसके चलते दिल्ली बठिंडा के बीच चलने वाली 11 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसके अलावा 15 ट्रेनों को रद्द रखा जाएगा। वहीं 3 ट्रेनें बीच रास्ते में ही वापस आएंगी। जींद से हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। हिसार डिपो ने हरिद्वार जाने के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी है। बस सेवा से यात्रियों को काफी फायदा पहुंचेगा। हिसार डिपो द्वारा शुरू की गई बस सेवा न केवल यात्रियों को हरिद्वार पहुंचाएगी, बल्कि वापसी के लिए भी यात्रियों को बस की सर्विस दी जाएगी। यात्रियों के लिए बस सर्विस शाम 5:20 पर हिसार से चलेगी, जिसके बाद शाम 7 बजे जींद पहुंचेगी। इसके बाद शाम 7 बजे बस यात्रियों को लेकर पानीपत से होते हुए रात में करीब 12 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। इसके बाद अगली सुबह हरिद्वार से बस सुबह 10 बजे वापसी के लिए चलेगी। दरअसल जींद से हर साल काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जाते हैं, लेकिन जींद से हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर साल श्रद्धालु बस में सवार होकर जींद से हरिद्वार के लिए जाते हैं। जींद से हरिद्वार तकरीबन 263 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए श्रद्धालुओं को 360 रुपए देने पड़ते हैं। फतेहाबाद डिपो की एक बस हरिद्वार के लिए रवाना होती है। यह बस रात को 9:30 बजे जींद से होते हुए हरिद्वार के लिए जाती है। जींद से हरिद्वार के लिए 5 बस रवाना होती है। पहली बस 5:50 पर, दूसरी बस 6:20, तीसरी बस सुबह 8 बजे रवाना होती है, चौथी बस 9:25 पर और 5वीं बस दोपहर 12 बजे रवाना होती है। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV के भारत में अब तक 6 केस सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV का संक्रमण मिला है। यह बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जाँच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के एक बच्चे में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं। इसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे संक्रमित मिले हैं। अभी
अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं HMPV को लेकर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, विशेषज्ञों ने यह कह दिया है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। साल 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। वहीं WHO हालात पर नजर बनाए हुए है और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। वहीं अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को तबियत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद हुई जांचों में वायरस के संक्रमण का पता चला है। वहीं कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 10 राज्यों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ एयरपोर्ट पर धुंध की वजह से 100 से अधिक फ्लाइट्स लेट या फिर डाइवर्ट हुई हैं। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोलकाता, पटना और श्रीनगर से आने वाली फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 20 से अधिक फ्लाइट्स देरी से आई है। कोलकाता एयरपोर्ट पर दिल्ली और हैदराबाद से आने वाली फ्लाइट्स को नागपुर, भुवनेश्वर और रायपुर डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली में सुबह बारिश हुई है। धुंध के कारण 10 ट्रेनें भी लेट हुई हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी 93 ट्रेनें 11 घंटे तक लेट चली। राजस्थान में आज से तापमान में तेज गिरावट आ सकती है। दिन रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। कोल्ड वेव का भी असर रहेगा। आज दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में कोहरा छाया रहेगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज बर्फबारी होगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1258 अंक की गिरावट के साथ 77,964 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 388 अंक की बड़ी गिरावट रही और ये 23,616 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और 3 में तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 में गिरावट और 7 में तेजी रही। बाजार में गिरावट के कारणों की बात करें तो चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में मिलना और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ये सबसे बड़े कारण रहे। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 343 रुपए घटकर 77,161 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,031 रुपए बढ़कर 89,152 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 72,300 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 78,860 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।